Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Agriculture at a Glance. Student, today I come with another agronomy topic that is on wheat. Wheat botanically known as Triticum aestivum. It is world's most widely cultivated food crop and it is also an important staple cereal food. Staple cereal foods means मूल भोजन मीन्स जो हमारे भोजन में आम तौर पे अवेलेबल रहता ही है, जो कि है गेहूँ। गेहूँ से हम लोगों को आटा मिलता है और आटे से तमाम चीज़ें बनती है जैसे कि रोटी। नॉर्थ इंडिया में चपाती को ज़्यादा अमाउंट में जो है एज अ लंच और इन डिनर और बहुत लोग ब्रेकफास्ट में भी खाते हैं। सो व्हीट इज़ ए stable cereal food. Third point is eaten in the form of chapatis, puri, उपमा etc. वही चीज़ है कि वीट किस किस फॉर्म में खाई जाती है। वीट खाई जाती है चपाती के फॉर्म में, पूरी के फॉर्म में, उपमा के फॉर्म में, या फिर उसका दलिया भी बनता है, हलवा भी बनता है, स्वीट मील्स etc. काफ़ी चीज़ें वीट से बनती हैं, इसलिए वीट को एक स्टेबल सीरियल फूड भी कहा गया है। सब्सटेंस ग्लूटेन विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर बेकर्स। वीट से बहुत सारे ब्रेड्स बनते हैं, बेकिंग में यूज़ होता है। तो बेकिंग के लिए एक सब्सटेंस होता है ग्लूटेन, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है बेकिंग प्रोसेस के लिए। चलिए अब हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इट इज़ एन एनुअल प्लांट ऑफ ग्रामिनी फैमिली बिलोंग्स टू जीनस ट्रिटिकम। वीट जो है ग्रामिनी फैमिली का मेंबर है, या फिर कह लीजिए ग्रामिनी फैमिली का प्लांट है, जो कि जीनस ट्रिटिकम के अंडर आता है। ट्रिटिकम जीनस से रिलेटेड बहुत स्पीसीज हैं, लाइक ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम का क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो है 2n = 21 एंड ट्रिटिकम ड्यूरम एंड डाइकोकम का 14 है। ट्रिटिकम एस्टिवम ऑल्सो नोन एज कॉमन ब्रेड व्हीट एंड ट्रिटिकम ड्यूरम नोन एज मैक्रोनी व्हीट। एंड जो ट्रिटिकम डाइकोकम होते हैं उसको इमर व्हीट भी कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज में जो आता है वो है ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको कॉमनली कॉमन ब्रेड व्हीट भी कहा जाता है। ट्रिटिकम एस्टिवम इज एन इम्पॉर्टेंट स्पीसीज अकाउंटिंग फॉर 87% ऑफ द टोटल व्हीट प्रोडक्शन ऑफ द इंडिया, फॉलोड बाय ड्यूरम व्हीट 12% एंड डाइकोकम व्हीट 1%. Durum wheat is good for making suji, semaiya, etc. But Triticum aestivum are used more as compared to the durum and dicoccum. Wheat originated from Southwest Asia, that is Turkey. If we see about the area and distribution of the wheat, then we know that wheat is the world leading cereal crop, cultivated over an area of about 215 million hectare, that is 215 million hectare, with a production of 584 million ton of grains. Maximum area under wheat is in China, followed by India. And if we see in India, then we found that UP, MP, Punjab, Maharashtra, Rajasthan, Bihar, Haryana and Gujarat cultivated wheat on a large scale, or we say on a very large area. Means जो गेहूँ होता है, वीट होता है, उसको चाइना में उसकी खेती ज़्यादा होती है, उसकी एरिया ज़्यादा है चाइना में। उसके बाद इंडिया में उसकी एरिया ज़्यादा है, और
इंडिया में देख लें तो जैसे कुछ स्टेट जो मैं अभी बताई, यूपी, एमपी, पंजाब, राजस्थान एट्सेट्रा, इन सब एरिया में वीट की खेती की जाती है, या फिर कह लीजिए एरिया ज़्यादा है और वहाँ से खेती ज़्यादा होती है। स्पेशली पंजाब, यूपी एट्सेट्रा, ये सारी स्टेट में गेहूं की खेती अच्छे से होती है। नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू द क्लाइमेट. Tropical and subtropical zones are suitable for wheat growth, and wheat tolerates severe cold and snow also. It cultivated up to 3300 meter from sea level, and ideal germination temperature for the wheat is 20 to 25 degrees centigrade. The grain ripens at 14 to 15 degrees centigrade. Wheat is mainly a rabi, that is winter season crop in India. Soil: clay loam or loam texture, good structure and moderate water holding capacity soil is suitable for the cultivation of the wheat. Varieties: there are lots and lots of varieties of wheat which are suitable for various conditions, such as high yielding variety or low yielding variety or moderate yielding variety, and some are resistant to smut and rust, and some are resistant to leaf blight or kernel burnt, etc. So some varieties are as follows. फर्स्ट वैरायटी जो है वो है HT2733. ये वैरायटी मॉडरेटली रेजिस्टेंट होती है स्मट एंड रस्ट की, और ये वैरायटी 130 डेज फ्रॉम सोइंग मैच्योर हो जाती है, और इसकी ईल्ड जो होती है 50 टन पर हेक्टेयर होती है. सेकेंड वैरायटी है HT2643. दिस वैरायटी इज रेजिस्टेंट टू द लीफ ब्लाइट, and this variety matures in 110 days from day of showing, and it gives yield of 40 quintal per hectare. Third variety is SG2402. This is also resistant to the leaf blight, and it matures in 98 days, means early maturing variety है ये. UP2425 resistant to the rust and blight disease. BW343 moderately resistant to the kernel burnt, and Rajasthan 3765 tolerant to heat and susceptible to the rust also. And this variety mature in 110 days from showing, and it gives yield of 40 quintal per hectare, means this variety is not a high yielding variety. Apart from all these varieties, there are also several varieties like Sonalika, Sujata, Girja, Lerma Rosso 64A, Norrington, etc. All these varieties are also there in wheat, which are responsible for high yielding also, and also suitable for several conditions. Now we come on our next slide, that is cropping system. Cropping system means मोटा मोटा आप लोग ये समझ लीजिए कि एक फील्ड पे अगर राइस लगी तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्रॉप कौन सी आती है, मीन्स क्रॉप रोटेट हो करके कितने साल बाद सेम फील्ड पे लगता है, मीन्स क्रॉप रोटेशन. जैसे कि एक फील्ड पे राइस लगा, फिर उसके बाद उसी फील्ड पे जो है राइस के हार्वेस्टिंग के बाद वीट लग गया, फिर वीट के हार्वेस्टिंग के बाद समथिंग अदर क्रॉप लाइक सॉरगम हो गया, उसके कटाई के बाद जो है चिकन पी लग गई. ये चीज़ जो क्रॉप रोटेशन होता रहता है, उस वीट की जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो है राइस वीट, मेज वीट, पिजन पी वीट, पर्ल मिलेट वीट, राइस वीट, सॉरगम, चिकपी एट्सेट्रा. मीन्स अगर एक फील्ड पे राइस लगा है तो उसकी हार्वेस्टिंग होने के बाद उस फील्ड की वापस से जुताई करके फील्ड को प्रिपेयर करके उस पर वीट लगाया जाएगा, फिर अगेन उस पर जो है दूसरा क्रॉप लगा करके फिर उस पर वीट लगेगा. मीन्स सेम फील्ड पे वीट के बाद खाली छोड़ के फिर वीट नहीं लगाई जाती है. इस तरीके से कुछ क्रॉपिंग सिस्टम है जो फार्मर अडॉप्ट करते हैं.
नाउ वी कम ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइम ऑफ शोइंग। अब हम लोग देखते हैं कि वीट को किस टाइम शो किया जाता है। रेनफेड वीट जो होती है उसको जो है अक्टूबर के सेकेंड फोर्थ नाइट से लेके अर्ली नवंबर के बीच में लगाया जाता है। सेकेंड फोर्थ नाइट मीन्स जो है दूसरा पखवाड़ा, मीन्स अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद से जो है सेकेंड फोर्थ नाइट हो गया, यानी 15 अक्टूबर से लेकर के अर्ली नवंबर यानी कि 7-8 नवंबर तक, इसके बीच में रेनफेड वीट जो होती है उसको लगाया जाता है। रेनफेड वीट वो वीट जहाँ पे जो है ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है, उसको रेनफेड वीट कहा जाएगा। सीड रेट एंड स्पेसिंग 100 kg पर हेक्टेयर is suitable for normal sowing and 125 kg पर हेक्टेयर लेट सोन, जैसे कि सोनालिका वैरायटी है। सोनालिका वैरायटी लेट सोन वैरायटी है और इसके लिए सीड रेट जो ज़रूरत होती है 125 kg यानी 125 kg पर हेक्टेयर सीड की ज़रूरत पड़ती है। और जो नॉर्मल सोइंग होती है उसके लिए 100 kg पर हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। नॉर्मल सोन जो किया जाएगा वो 20 से 22.5 बिटवीन रोज एंड 15 to 18 सेंटीमीटर इन क्लोज स्पेसिंग। जहाँ पे कम स्पेस को रखा जाता है उस वहाँ पे 15 से 18 सेंटीमीटर दो सीट के बीच में स्पेस रखा जाता है। और जो नॉर्मल सोइंग की जाती है उसमें 20 से 22.5 सेंटीमीटर स्पेस रखा जाता है रोज के बीच में। वैरायटी टू वैरायटी जो है सीड रेट एंड स्पेसिंग वेरी करती है हर क्रॉप में, चाहे वो राइस हो, चाहे वीट हो, चाहे मेज़ हो, ज्वार हो, ये वैरायटी टू वैरायटी जो है वेरी करती रहती है। मेथड ऑफ शोइंग, देयर आर 5 मेथड ऑफ शोइंग ऑफ वीट क्रॉप, दैट इज ब्रॉडकास्टिंग, बिहाइंड लोकल प्लाउ, ड्रिलिंग, ड्रिबलिंग, जीरो टिलेज टेक्निक। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स छिड़क देना, ब्रॉडकास्ट कर देना। इसमें जो है वीट को ऐसी फील्ड में छिड़कते जाते हैं फार्मर जहाँ पे कोई सीड स्पेसिंग नहीं डिफाइन की जा सकती है। और ब्रॉडकास्टिंग में एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो जर्मिनेशन होती सीड की वो बहुत ही पुअर होता है। बिहाइंड लोकल प्लाउ, इस मेथड को फार्मर के द्वारा जो है ख़ास तौर पे यूज़ किया जाता है, बहुत सारे फार्मर यूज़ करते हैं। इसमें जो है सीड को ड्रॉप किया जाता है 5 to 6 सेंटीमीटर के डेप्थ पे और जर्मिनेशन इसकी काफ़ी अच्छी होती है। ड्रिलिंग में जो है सीड को जो है फर्टी सीड ड्रिलर से या फिर सीड ड्रिलर से जो है ड्रॉप किया जाता है एक प्रॉपर स्पेसिंग पे और प्रॉपर जो है डेप्थ पे। ये मशीन से किया जाता है, एक एक सीड डाली जाती है जहाँ पे स्पेशली स्पेस को डिफाइन करना है कि इतने इतने स्पेसिंग पे लगनी है, तो वहाँ पे ये ड्रिलर के मशीन से जो है हेल्प लेकर के उसका यूज़ करके जो है इस तरीके से वीट लगाई जाती है। ड्रिबलिंग, दिस मेथड इज़ यूज इन केस वेयर सप्लाई ऑफ सीड इज़ लिमिटेड। ड्रिबलिंग में क्या होता है, इस मेथड को तब यूज़ किया जाता है जहाँ पे सीड की सप्लाई बहुत कम है और हमें जो है उसी सीड को मैनेज करते हुए जो है सीड को लगानी है। ये ज़्यादातर जो है फार्मर्स नहीं यूज़ करते हैं बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। लास्ट है जीरो टिलेज टेक्निक। इस टेक्निक को जो है राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है जहाँ पे जो है बियॉन्ड 25 नवंबर जो है वीट की शोइंग की जाती है, मतलब कि वीट की शोइंग डिले हो जाती है क्योंकि हार्वेस्टिंग जो है राइस की डिले होती है। इस वजह से इस मेथड को यूज़ किया जाता है। और डिले क्यों होती है, सर्टेन रीज़न की वजह से डिले हो गई, जैसे कि फील्ड की प्रिपरेशन नहीं हुई है या फिर रेनफॉल हो गया या फिर राइस हार्वेस्टिंग जो है ट्रेडिशनल मेथड से की जा रही है, इस वजह से डिले हो गया, तो फिर वहाँ पे जो है इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, तब वीट को लगाया जाता है। ये एक नई टेक्निक है, ज़्यादातर फार्मर यूज़ नहीं करते हैं इस टेक्निक को, लेकिन जो है जो यूज़ करते हैं वो राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में ही इसको यूज़ करते हैं जीरो टिलेज टेक्निक, क्योंकि जो है सेवरल रीज़न की वजह से यहाँ पे क्रॉप डिले होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स,
FiM 10 to 15 tons and nitrogen 120 kg, phosphorus 60 kg and potash 40 kg. Half dose of nitrogen, full dose of P and K applied as basal and remaining half dose of nitrogen applied as top dressing at first and second time of irrigation. Irrigation. The crown root initiation stage and heading stage are critical stages when plants suffer most due to moisture stress. क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होती है और हेडिंग स्टेज जो होती है, ये दोनों स्टेज बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है जहाँ पे वीट को बहुत ज़्यादा इरिगेशन कह लीजिए या फिर वीट को इरिगेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन दो स्टेज में वीट जो है ज़्यादातर मॉइस्चर स्ट्रेस से सफ़र करता है। स्टूडेंट एग्ज़ाम में अक्सर वीट से यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है व्हाट इज़ द क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट। तो आप लोग लिखेंगे कि क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज या फिर हेडिंग स्टेज, जैसा ऑप्शन में अवेलेबल रहेगा। वीट कंट्रोल। चिनोपोडियम एल्बम दैट इज भथुआ इज मेजर डाइकॉट वीट ऑफ वीड एंड फेलरिस माइनर अ मोनोकॉट वीड ग्रोन इन वीट फील्ड। बथुआ और जो फेलरिस माइनर होते हैं ये दो कॉमन वीट फील्ड में ग्रो होने वाले वीड हैं। इनके कंट्रोल के लिए 2,4-D इफेक्टिव होता है। हार्वेस्टिंग। हाई यील्डिंग डॉफ varieties of wheat should be harvested when the leaves and stem turn yellow and become fairy dye. हाई यील्डिंग डॉफ वैरायटीज़ जो होती हैं वीट की वो हार्वेस्ट होती हैं तब जब लीफ और स्टेम जो है येलो कलर के होने लगे और जो है ड्राई होने लगे। तब इस स्टेज पे आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो है अब वीट जो है हार्वेस्ट होने के लायक हो गई और हार्वेस्ट कर लीजिए। और फार्मर भी जो है जब जो है स्टेम और लीफ येलो कलर की टर्न करती है और ड्राई होने लगती है तब जो है वो अपने खेत में वीट को हार्वेस्ट करने लगते हैं, कटाई छटाई करना शुरू कर देते हैं धीमे धीमे। यील्ड। इरिगेटेड वीट यील्ड अप टू 45 to 55 क्विंटल पर हेक्टेयर एंड रेन फेड वीट यील्ड अप टू 20 to 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। द यील्ड vary from variety to variety, that is several varieties yield very high and some varieties yield very low, so yielding of wheat vary from variety to variety also। मीन्स आप लोग एक आइडियल नहीं लगा सकते हैं कि 45 से 55 क्विंटल पर हेक्टेयर ही यील्ड होगा। यील्ड जो है 20 to 25 भी हो सकता है या 110 भी हो सकता है या फिर 110 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है, जैसे कि 25 हो गया, कभी 30 हो गया क्विंटल पर हेक्टेयर। ऐसे यील्ड वेरी करती है वैरायटी टू वैरायटीज़। इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। पिंक बोरर, वायर वॉर्म, आर्मी वॉर्म, एफिड, grasshopper, termites, etc. are some insect pests which attack crop in their growing period. For termites, control damage the crop soon after showing and sometime near maturity. Diseases: leaf rust, stem rust, kernel burnt, loose smut, powdery mildew, etc. Kernel burnt called as cancer of wheat and it is new emerging disease at international level. Many countries have imposed restriction to import wheat from disease area. मीन्स जिस एरिया में कर्नल बर्न होगा उस एरिया से रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ से वीट को ट्रांसपोर्ट या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाए। कर्नल बर्न में इन्फेक्शन जो है फ्लावरिंग स्टेज में अकर होती है एयरबॉर्न स्पोरिडिया, मतलब एयरबॉर्न डिजीज़ है ये, और फ्लावरिंग स्टेज में इन्फेक्ट होता है। कुछ जो है ग्रेन जो है ब्लैक सूटी पाउडर में चेंज हो जाते हैं और फिर जो है वो फोवल स्मेल यानी कि बैड स्मेल जो है ट्राईमिथाइल अमाइन की प्रेजेंस की वजह से देना शुरू कर देते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए जो है एक्सेसिव इरिगेशन पर्टिकुलरली फ्लावरिंग स्टेज में इसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है और जो है सीड ट्रीटमेंट एग्रोसेंजियन
और सेरासेन @2.5 ग्राम और पर केजी सीड जो है ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जाता है। उसी तरीके से बहुत सारी डिजीज़ हो गई, लीफ रस्ट हो गया, लूज स्मट हो गया, पाउडरी मिल्ड्यू में जिसमें लीफ पे पाउडरी ग्रोथ हो जाता है फंगस का, उसको पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए सल्फर टेस्टिंग की जाती है 125 kg पर हेक्टेयर। तो ये सारी डिजीज़ेस वीट की हैं, और जो है कुछ जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज में, कुछ फ्रूटिंग स्टेज में जहाँ पे ग्रेन फॉर्म हो रहा है तब अटैक करती हैं, और इनका मैनेजमेंट भी बताया गया है। और उनके मैनेजमेंट की हेल्प लेकर के जो है वीट में इन डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत सारे डिजीज़ेस और इंसेक्ट पेस्ट हैं स्टूडेंट्स, सबके बारे में आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकती। मैं कोशिश करूँगी कि इंसेक्ट पेस्ट स्पेशली प्लांट पैथोलॉजी की मैं कोई वीडियो लाऊं, उसमें मैं आप लोगों को इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगी। स्टूडेंट, वीट जो है एग्रोनॉमी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है। इससे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं या फिर पूछे जाते हैं, जैसे कि पूछ लेगा कि बोटैनिकल नेम क्या है कॉमन ब्रेड वीट का, या फिर ओरिजिन कहाँ से हुआ है, या पूछ लेगा कि फ्लावरिंग पोर्शन ऑफ वीट को क्या बोला जाता है। तो उसका आंसर होगा स्पाइक और ईयर। फर्स्ट मैन मेड सीरियल कौन सा है, तो उसका ट्रिटिकेल होगा। ट्रिटिकेल किसका क्रॉस है, तो वो है वीट एंड राई का। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन जब आप पूरा कल्टीवेशन वीट का अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से आप लोगों के इन सब के आंसर मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करिए इसको शेयर करने के लिए स्टूडेंट के बीच में, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो हैं उनके बीच में शेयर करने की कोशिश करिए। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।